नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ रेडियो ऊर्जा से आरजे विभूति और कार्यक्रम चल रहा है सेहत है ज़रूरी, जो कि एनसीएल सीएसआर के सौजन्य से संचालित किया जा रहा है। आज का हमारा विषय है बरसात में होने वाली समस्याओं पर हम आज चर्चा करेंगे। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास अतिथि मौजूद हैं, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी, जो कि डीएमओ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वैढ़नवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की ये खास बातचीत। सबसे पहले हम चाहेंगे कि सर आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। मैं नागेंद्र सिंह, जिला मलेरिया अधिकारी हूँ सिंगरौली में। जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं, वाहक जनित रोग हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एंसेफेलाइटिस इत्यादि को मैं देखता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस पद पे कितने साल से कार्यरत हैं? मैं इस पद पर वर्ष 2016 से कार्यरत हूँ, तो लगभग 10 वर्ष हो गए। जी सर, ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपसे सवालों की कड़ियाँ शुरू करते हैं। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि मलेरिया क्या है और ये किस कारण से होता है? हम यदि मलेरिया को देखें तो मलेरिया शॉर्ट फॉर्म में था मैला प्लस एयर। पहले लोग इसको मानते थे कि ये दूषित हवा से होता है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों में जैसे रोनाल्ड रॉस थे, वो डॉक्टर भी थे, तो उन्होंने बताया कि ये प्लाज्मोडियम से तो होता है, लेकिन इसका जो वेक्टर है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका ट्रांसमिशन मादा एनोफिलिस मच्छर करती है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी। तो भारत में मुख्यतः 2 प्रकार के पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो कब और किन परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं? मलेरिया और डेंगू ये 2 क्या है कि अलग अलग रोग हैं। तो मलेरिया जैसा कि मैंने बताया कि मादा एनोफिलिस मच्छर से होता है, और डेंगू क्या है, एडिस एजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस से होता है। तो मलेरिया का जो एनोफिलिस मच्छर है ये रात को काटता है, शाम को 6 बजे से सुबह 6-7 बजे तक, 6 बजे तक। जो रात को काटे वो मादा एनोफिलिस मलेरिया का मच्छर है, और जो दिन में काटे, जब हम बैठे हैं टेबल के नीचे, चारपाई के पास, अंदर इत्यादि जगहों पे होता है और दिन में काटता है, वो डेंगू का मच्छर एडिस एजिप्टाई होता है। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि मलेरिया के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और जिनको लोग सामान्य बुखार समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं? मलेरिया के लक्षण और वायरल इन्फेक्शन, इन 2 में अधिकांश लोगों को धोखा हो जाता है, क्योंकि दोनों में ठंड लग के बुखार आती है। तो ठंड लग के बुखार वायरल इन्फेक्शन में भी आती है, तो लोग ये समझते हैं कि ठंड दे के आ रही, इसका मतलब हो ना हो हमको मलेरिया ही है। जांच में ना भी आए तो भी वो सोचते हैं कि हमको मलेरिया ही है, भले जांच में नहीं आ रहा। लेकिन मलेरिया का महत्वपूर्ण लक्षण है कि यदि आप दवाई खाएं या ना खाएं, वो एक निश्चित अंतराल के बाद बुखार उतर जाता है, जबकि वायरल इन्फेक्शन में, वायरल फीवर में बुखार उतरता नहीं है। तो मलेरिया का मुख्य लक्षण है ठंड देकर बुखार आना, और दूसरा पसीना देकर बुखार उतरना। मतलब ये क्या है कि इम्पोर्टेंट लक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण है उसका। इसका मतलब बुखार अंतराल पे आता है तो मलेरिया है, और अगर लगातार रहता है तो वायरल इन्फेक्शन है। सर जैसा कि आपने बताया कि मलेरिया और डेंगू दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, हम इनके लक्षणों में अंतर जानना चाहेंगे कि इनके लक्षण में अंतर क्या होते हैं? मलेरिया के जैसे हमने आपको बता दिया, ठंड देकर बुखार आना और पसीना देकर बुखार उतरना, इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो वो मलेरिया है। और जहाँ तक कि डेंगू की बात है तो उसका नाम ही है हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार का मतलब है कि हड्डियों में और मांसपेशियों में दर्द होता है, सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। बुखार तो दोनों रोग में आता है, तो इसमें भी आता है उसमें भी आता है, लेकिन इसमें हड्डियों में और मांसपेशियों में दर्द होता है।
और दूसरा क्या है, आँख को घुमाने पर पीछे साइड दर्द होता है, इसको इंट्राऑर्बिटल पेन हम कहते हैं। और हाथ पैर में, सीने में रैशेस आते हैं, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ये 3 लक्षण इंपॉर्टेंट है। और चौथा, बुखार तो सब में आता है। यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार के साथ अगर ठंड लगे तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर ठंड देके बुखार आए और नॉर्मल भी बुखार आए तो व्यक्ति को गांव में यदि है तो आशा एएनएम दीदी हैं, या कि फिर शहर में है तो हॉस्पिटल में, टाउन में है तो वहाँ भी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मलेरिया और डेंगू का इलाज फ्री में होता है। तो उधर जा कर के जांच करवा लें, उन्हें मलेरिया है या डेंगू है तो क्लियर हो जाएगा। जिला स्तर पर डेंगू की जांच एलिजा रीडर मनोरवाशर से होती है, तो वहाँ बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि आपको डेंगू है या नहीं है। और मलेरिया की तो गांव-गांव में रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स उपलब्ध हैं, तो आपने ब्लड दिया तो 5 मिनट के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है कि आपको मलेरिया है या नहीं। इसकी मलेरिया के जो जांच है वो कैसे की जा सकती है और इसकी पुष्टि कितने समय तक रहती है? जैसे कि अभी हमने आपको इसके पहले ही बता दिया कि मलेरिया की जांच फील्ड में रैपिड डायग्नोस्टिक किट से होती है, जिसे आरडीके किट्स शॉर्ट में कहते हैं, और हॉस्पिटल्स में स्लाइड्स के माध्यम से होती है। तो रैपिड डायग्नोस्टिक किट में आपका ब्लड लिया, किट में डाला, मुश्किल से 5 मिनट लगता है, रिजल्ट उसमें आ जाता है कि पीवी है या पीएफ है, कौन सा मलेरिया। और यदि आप हॉस्पिटल में गए तो स्लाइड्स से जांच होती है, तो स्लाइड्स में लैब टेक्नीशियन उसको जांच करता है, फिर स्टेन करता है, तो लगभग इस प्रोसेस में 1 घंटे लग जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जो क्लियर कट है तो वो 1 घंटे लग जाते हैं और किट से 5 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मलेरिया क्या पूरी तरह ठीक हो सकता है और इसकी जांच करवाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मलेरिया बिल्कुल क्योरेबल है, क्योंकि इसकी दवा है ना, और जिस चीज़ की दवा हो उसका इलाज संभव है। और जहाँ पे डेंगू का प्रश्न है, तो डेंगू 90% उस मरीज है उसका इलाज है दिन भर पानी पियो और आराम करो, कंप्लीट बेड रेस्ट और पानी लेते रहो। तो 90% उसके जो पेशेंट्स हैं तो अपने आप ठीक हो जाते हैं बिना दवा के भी। अगर बुखार आए तो पैरासिटामोल खाओ बस, एस्प्रिन या डिस्प्रिन ना खाएं। जी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी को मलेरिया हो जाता है और अगर वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं या कुछ लोग ऐसा होता है कि इलाज नहीं कराते हैं, तो हमें इस लापरवाही से हमें कौन कौन सी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं? अगर आपको मलेरिया हो गया और मलेरिया में फैल्सीपैरम हो गया तो क्या है, उसमें जो आरबीसी के नॉब्स बंद क्लस्टर बन जाते हैं और हमारे ब्रेन कैपिलरीज में रुक जाते हैं, तो ऑक्सीजन सप्लाई हो नहीं पाता। तो एक स्थिति बनती है, सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं उसको। तो क्या है कि ऑक्सीजन ब्रेन को सप्लाई नहीं हो पाता तो उस बच्चे को क्या झटके आते हैं, है ना। और क्या है कि एक्यूट स्टेजेस में जैसे और ये हो सकता है रीनल फेलियर हो सकता, किडनी फेल हो सकती हैं, उनको जॉन्डिस हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, एनीमिया हो सकता है। ये ढेर सारे उसके सेकेंडरी लक्षण हो जाते हैं। ये तो सर हमने बातें कर ली आपसे लोगों की, मतलब कि कैसे उन मलेरिया की बीमारी को वो अपने इलाज करवा सकते हैं उसका, या कैसे सावधानी बरत सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों की और जो गर्भवती महिलाएं हैं, खासकर बुजुर्गों की, तो उनके लिए ये मलेरिया बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है? कि बच्चों का प्रश्न है तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं तो संवेदनशील होते हैं, उनका क्या इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए उनको जो खतरा है तो अधिक है। उसी प्रकार प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनके अंदर बच्चा है तो उस बच्चे को भी ब्लड चाहिए। और यदि माँ एनीमिक है थोड़ा सा और फिर अगर उसको मलेरिया हो गया तो मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम है आरबीसी को ही अटैक करता है, और अगर आरबीसी अटैक किया तो आपका हीमोग्लोबिन काउंट और कम हो गया,
आप एनीमिक हो गए तो उस वक्त क्या है, डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती और जच्चा बच्चा उनकी मृत्यु भी हो सकती है ना। और वृद्ध हैं तो वृद्ध में भी ऐसी स्थिति होती है, वो भी वीक होते हैं, तो इनको मलेरिया काफ़ी नुकसान कर सकता है। जी, ज़्यादातर ये बीमारी जो है हमारे पर्यावरण से ही आती है। अगर हमारे आसपास कहीं पानी इकट्ठा है तो ही बीमारियां फैलती हैं उससे। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मलेरिया के लिए घर और आसपास के पर्यावरण में हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, मच्छर है उसका जन्म होता है पानी में, तो यदि हमारे घर के अंदर, बाहर, ऊपर, आसपास यदि पानी इकट्ठा हो गया और बारिश के टाइम में हम इधर उधर वस्तुएं फेंक देते तो उनमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मच्छर उस पानी में अंडे देता है। तो 7 से 9 दिन के अंदर उसमें वापस से मच्छर, एडल्ट मच्छर बन जाते हैं। एक मच्छर एक बार में 200 से 2000 तक अंडे देता है। अब आप स्वयं सोचिए कि यदि ऐसी स्थितियां हैं, मच्छरजन्य स्थितियां हैं, हर जगह पानी भरा हुआ है, हमने साफ सफाई नहीं की है, तो ढेर सारे मच्छर बनेंगे और ढेर सारे और क्या है, हमें काटेंगे और नींद खराब करेंगे। और मलेरिया भी यदि इन्फेक्टेड व्यक्ति है आसपास तो उसको भी फैला सकते हैं। जी, लोग मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का भी प्रयोग करते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या मच्छरदानी काफ़ी है या फिर हमें इसके लिए कोई और उपाय भी करना ज़रूरी है? वैसे मच्छरदानी काफ़ी है। 90% वो आपका जब आप सोते हैं उसी वक्त काटते हैं अधिकांश मच्छर। लेकिन डेंगू के केस में मच्छर जो है दिन में काटते हैं, तो उसके लिए हमें अपने कूलर और मनोवरहेड टैंक्स आसपास साफ सफाई रखनी होगी ताकि डेंगू के मच्छर घर के अंदर ना आ सकें, आपका जो कूलर है उसके अंदर ना पनप सकें। तो मच्छरदानी लगभग 90% अगर आप उसके अंदर हैं तो मलेरिया, डेंगू से आप बचे रहेंगे। 10% के लिए आप कॉइल्स और ये जो क्रीम्स हैं और फिर गुड नाइट वगैरह हैं, है ना, ये सब जितने भी हैं तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। गांव में है तो नीम की पत्तियों का धुआं कर सकते हैं, है ना, उससे मच्छर भाग जाते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि जो मच्छर हैं वो गंदे पानी से पनपते हैं या उनका प्रजनन का कारण ही वही होता है, गंदा पानी जहाँ इकट्ठा होता है। तो बरसात के मौसम में मच्छरों की संख्या बढ़ने के पीछे क्या कारण है? बरसात के समय पानी हमारे आसपास हर जगह इकट्ठा रहता है, तो मच्छर अंडे ही पानी में देते हैं। अगर पानी नहीं, उन्होंने अंडे बाहर दिए तो उनके अंडे फूटते नहीं, उससे बच्चे तैयार हो नहीं पाते। लेकिन बारिश के टाइम में आपने बिस्लेरी पी करके फेंक दी, उसके ढक्कन में इकट्ठा हो गया पानी, तो वो ढक्कन में इकट्ठा पानी लगभग 200 से 2000 अंडे बना सकता है। और वो जब हैच होंगे, वो जब फूटेंगे तो आपको 200 से 2000 मच्छर मिलेंगे और वो निश्चित तौर पे काटेंगे। क्या मलेरिया फैलने वाली बीमारी है? अगर हम मान लीजिए अगर एक व्यक्ति को अगर मलेरिया है तो उससे ही दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है? देखिए, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, मच्छर से नहीं होता। अगर हम ये सोचें, एक हम ऐसी स्थिति लेते हैं, एक गांव में है जहां पर मलेरिया पॉजिटिव व्यक्ति, मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति एक भी नहीं है, मच्छर खूब है उस गांव में, तो मच्छर दिन भर काट रहे हैं पर कोई संक्रमित मच्छर नहीं है। क्यों? क्योंकि मलेरिया का मरीज उस एरिया में है ही नहीं, तो मलेरिया नहीं होगा। लेकिन यदि एक व्यक्ति कोई बाहर से आ गया है या उसको है मलेरिया और मच्छर खूब है, तो यदि वो उसको काटेंगे पीड़ित व्यक्ति को, उसके बाद जितने भी फ्रेश व्यक्ति को, मतलब स्वस्थ व्यक्तियों को काटेंगे तो सबको मलेरिया होगा। तो मच्छर जो है मलेरिया के वाहक हैं। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से ही होता है। जी, मलेरिया होने पर खान पान और पानी पीने को लेकर क्या सलाह दी जाती है? मलेरिया में खान पान आप सामान्य ही रख सकते हैं, उसमें विशेष नहीं है कुछ। हाँ, ये है कि जब आप मलेरिया पॉजिटिव हो गए तो दवाई जो खानी तो कुछ
खा कर के खाना, भूखे पेट दवाई नहीं खानी, चाहे आप आधी रोटी खाएं लेकिन खा कर के खाएं। और बाकी खान पान का विशेष सब खा सकते हैं आप। सर, क्या मलेरिया से बचाव के लिए कोई वैक्सीन या फिर विशेष उपलब्ध है? वैक्सीन क्या है कि मैंने अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उसका ट्रायल चल रहा था। तो क्या है कि अफ्रीका में 1 से 5 साल तक के बच्चों में ट्रायल चला है, और ये क्या है कि 1 से 5 साल के बच्चों में कारगर साबित हुआ है ना। लेकिन क्या है कि अपने भारत में अभी उसका यूज़ नहीं हो रहा है वैक्सीन का। दवाएं हैं, उससे पर्याप्त है और कंट्रोल भी है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया नियंत्रण के कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? सरकार ने जितने भी मलेरिया प्रभावित क्षेत्र हैं उनको कैटेगरी 0, 1, 2, 3 में बांट रखा है। 4 कैटेगरी में बांट रखा है। तो कैटेगरी 3 में जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील गांव थे 2016 में, तो उनको कैटेगरी 3 में डाल रखा है। फिर उससे कम को 2 में, 1 को, और जहां नहीं था उसको 0 में। तो शुरू में छिड़काव होते थे, लेकिन उसके बाद में शासन ने देखा कि वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उन्होंने मच्छरदानी कैटेगरी 3 वालों में बांटना शुरू किया। तो 3 से 5 साल उसकी ड्यूरेशन होती है, फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट होता है। एक ये होता है, अगर जिन गाँव में मच्छरदानी बटी नहीं, उसमें आ गए केस, तो यदि शुरू में डॉक्टर्स अपनी टीम उसका इलाज करती है और ज़्यादा स्थिति खराब होने पर छिड़काव होता है। और यदि कोई व्यक्ति मलेरिया प्रभावित हो गया, एक व्यक्ति भी प्रभावित हो गया, तो IHIP पोर्टल के माध्यम से हॉस्पिटल, शासकीय हो या प्राइवेट, उसको डालती हैं और वहाँ पर हम जाते हैं, हमारी टीम जाती है। उस घर के सदस्यों की सभी का कांटेक्ट टेस्ट होता है, सभी की जांच होती है, और 500 मीटर की रेंज में जितने लोग रह रहे हैं, उनको बुखार आ रहा है, उनकी जांच होती है। यदि उनमें से कोई व्यक्ति पॉजिटिव है, तो फिर उसके रेंज के 500 मीटर के अंदर जांच होती है। और प्रतिबंधात्मक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे क्या है कि इंसेक्टिसाइड, टेमेफॉस, BTI वगैरह डालते हैं जहाँ पर गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है ना। यही सब प्रतिबंधात्मक गतिविधियाँ होती हैं। सर, हम आपसे इस वर्ष की जो थीम है, मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट और री इमेजिन और री इग्नाइट, इसका अर्थ हम जानना चाहेंगे आपसे, और इसमें आम नागरिक इस अभियान को सफल बनाने में कैसे योगदान दे सकते हैं? इस वर्ष की थीम अलग है। मलेरिया के लिए हम संकल्पित हैं, हम इसे खत्म कर सकते हैं और हमें इसे खत्म करना ही होगा, ये इसकी थीम है। जी सर, हम चाहेंगे कि हमारे सिंगरौली के श्रोताओं को एवं दर्शकों को आप इस मलेरिया बीमारी से सावधानी बरतने के लिए आप कुछ संदेश। मलेरिया मच्छरों प्लाज्मोडियम से होता है, लेकिन उसके जो वाहक होते हैं तो मच्छर होते हैं, और मच्छर पानी में पैदा होते हैं। तो मलेरिया का मच्छर हल्का सा दूषित पानी है जिसमें मिट्टी है, उसमें होता है। और डेंगू का मच्छर आपका जो साफ पानी है, कूलर, टंकी इत्यादि में हो, बारिश का पानी अगर भर गया है बाहर के रखे मटकों में और बर्तन में, तो क्या है कि उनसे होता है। तो यदि हम हर हफ्ते एक मच्छर के अंडे से बच्चे एडल्ट वयस्क बनने में 7 से 9 दिन लगते हैं। तो यदि हम अपने घर के अंदर की साफ सफाई, कूलर, टंकी और आसपास की साफ सफाई यदि हम हर हफ्ते कर दें 7 दिन में, और बारिश के तौर पर तो और भी ज़्यादा, अगर हम हर हफ्ते साफ सफाई कर दें तो मच्छर के अंडों से बच्चे तैयार नहीं हो पाएंगे, और जिससे उनकी जो डेंसिटी है, घनत्व होगा तो कम होगा, और जितने कम मच्छर बनेंगे उतने हम आराम से रहेंगे और वो मलेरिया नहीं फैला पाएंगे। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये जितने भी रोग हैं मच्छर से ही होते हैं। तो इसका एक ही
एक ही इलाज है कि हम अपने घर के अंदर और बाहर साफ सफाई रखें। पानी 7 दिन से ऊपर का स्टोर नहीं होना चाहिए, बस इतना ख्याल हम रख लें और मच्छरदानी के अंदर सोएं तो हमें मलेरिया और डेंगू कभी भी नहीं होगा। सर एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप डीएमओ हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो क्या सिंगरौली में मलेरिया के मामले ज़्यादा देखने को मिले हैं आपको हर साल? सिंगरौली में मलेरिया वर्ष 2017 में काफ़ी केस थे। हर दिन लगभग 16 से 17 आते थे। लगभग पूरे वर्ष भर शासकीय हॉस्पिटल में 2500 केस थे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अलग उनकी जानकारी हम लोग लेते ही नहीं थे, लेकिन एक मोटा हिसाब लें तो 10,000 के आसपास केसेस थे। लेकिन उसके बाद शासन ने जब से 2017 से फिर 19 में बांटी, 17 की 20 में रिप्लेसमेंट की और हम लोगों ने गतिविधियां की, तो पूरे मध्य प्रदेश में पहले जहां 1 लाख केस थे तो इस वर्ष पिछले वर्ष केवल 2100 ही केस थे। और वहीं पे सिंगरौली में 2428 केस थे, 2500 केस थे। तो पिछले वर्ष केवल 2 पॉजिटिव केस थे और दोनों ही माइग्रेटरी थे। तो ये था। हालांकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 6-7 पॉजिटिव केस आए थे, पर उनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के थे। अपने सिंगरौली का केवल एक ही था और एक बाहर से आया था, फील्ड से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने इतना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साथ आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी और समस्त श्रोताओं को भी कि जिन्होंने ध्यान से मेरी बातों को सुना। ऐसे ही आप हमारे साथ इस कार्यक्रम सेहत ज़रूरी में बने रहिए। नमस्कार।